नमस्कार दोस्तों, स्पीड मेकर मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग MTS 2023 के लिए जो MTS 2022 का पेपर हुआ था, जो 2 मई का पेपर हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन की संपूर्ण व्याख्या के साथ में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस 25 क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारी जीके के जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो जो लोग भी एसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी में चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हों या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हों या फिर एमटीएस की तैयारी कर रहे हों या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें एमटीएस के क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके जो फैक्ट्स होंगे उसके आधार पे जो मैं एक्स्ट्रा बातें बताऊंगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें होंगी, जो कि आपसे एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछी जा सकती है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लखनऊ समझौता किनके बीच हस्ताक्षर हुए थे। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था वो तो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था ये हस्ताक्षर। तो ये तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अब लखनऊ समझौते के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी को लखनऊ में हुआ था लखनऊ समझौता। और इस समझौता में जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो अधिवेशन हुई थी लखनऊ में 1916 में, उस समय जो अध्यक्ष थे, जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे अंबिका चरण मजमूदार। अंबिका चरण मजमूदार जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि लखनऊ समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। तो उसका आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार। अब यहाँ पे देख लेते हैं लखनऊ समझौता में कौन कौन से व्यक्ति थे जो अहम रोल अदा किए थे। तो ये लखनऊ समझौता क्या हुआ था? 29 दिसंबर और 31 दिसंबर 2 दिन इसकी बैठकें हुई थी। और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तरफ से बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थी ये हस्ताक्षर किए थे। और मुस्लिम लीग के तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे पूछा गया था कि किनके बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अब अगले एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से और मुस्लिम लीग की तरफ से निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किया था। तो कांग्रेस की तरफ से बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने हस्ताक्षर किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? गजनी के सुल्तान जो थे जो था महमूद, गजनी का सुल्तान जो महमूद था, उसने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में स्थित है, उस पर ये गजनी जो है, मोहम्मद गजनी, वो महमूद का ये जो था शासक था, सुल्तान था, उसने सोमनाथ मंदिर पे 1025 ईस्वी में हमला किया था। ध्यान रखेंगे, लूटपाट करने के लिए 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है उस पर हमला किया था। अब यहाँ पे ये बात तो पूछी गई है एसएससी के द्वारा कि यहाँ पे किसके द्वारा, मतलब किस मंदिर पे हमला किया गया था। तो इसका राइट आंसर हमने ये 3 नंबर देख लिया। अब यहाँ पे सोमनाथ मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में ये है कि इनका निर्माण किसने करवाया था। तो निर्माण इसका करवाया था चंद्रदेव सोमराय ने। चंद्रदेव सोमराय के द्वारा सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, और इसको जो विध्वंस कराया था वो गजनी ने इसको तोड़फोड़ किया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पामेल हॉर्स
रोमन रिंग्स और विल्टन टेबल, ये जो वर्ड्स जो दिए गए हैं इनका संबंध किस खेल से है? तो ये सब जो वर्ड्स हैं ये संबंधित है जिम्नास्टिक से। जिम्नास्टिक में यूज जो होने वाला वर्ड्स जो है पॉमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और वॉल्टिन टेबल्स, ये सब जिम्नास्टिक से संबंधित है। अब जिम्नास्टिक से भारत की एक खिलाड़ी है दीपा कर्माकर। दीपा कर्माकर का नाम ध्यान रखेंगे, दीपा कर्माकर। तो यहाँ पे एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, यानी कि किसी भी खिलाड़ी का नाम देकर के पूछा जा सकता है कि किस खेल से इस खिलाड़ी का संबंध है। तो जिम्नास्टिक से यहाँ पे दीपा कर्माकर का संबंध है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द जोया फैक्टर। द जोया फैक्टर एक पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखा गया ये उपन्यास है? तो ये द जोया फैक्टर जो है जोया सोलंकी के ऊपर लिखा गया, जोया सोलंकी के ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है जिसको लिखा है अनुज चौहान ने। अनुजा चौहान इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुजा चौहान ने लिखा है। और इस जोया फैक्टर यानी जोया सोलंकी के जीवन के ऊपर सोनम कपूर के द्वारा एक मूवी भी निकाली गई है, एक मूवी बनाई गई है। सोनम कपूर उसमें जोया सोलंकी की रोल यहाँ पे निभाई है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, जोया फैक्टर के लेखिका जो है अनुजा चौहान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो चाणक्य थे उनके द्वारा ये लिखा गया था। अब ये अर्थशास्त्र के बारे में ये बात ध्यान रखेंगे कि ये अर्थशास्त्र जो है इकोनॉमिक्स से बिल्कुल भी संबंधित नहीं था। ये किससे संबंधित था? तो ये था राजनीति से संबंधित, राजनीति से संबंधित और सैन्य नीति से संबंधित ये पुस्तक थी। सैन्य नीति से संबंधित पुस्तक था। और इसके लेखक कौन थे? यहाँ पे चाणक्य। चाणक्य जिसे विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और ये पुस्तक अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि अर्थशास्त्र किस भाषा में लिखी गई पुस्तक थी? तो ध्यान रखेंगे संस्कृत भाषा में लिखी गई ये पुस्तक थी। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि IVF का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF का फुल फॉर्म हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब IVF क्या है कि बेसिकली क्या होता है कि जिस महिला के अंदर यानी कि कुछ ये प्रेगनेंसी संबंधी समस्याएं होती है तो उनमें क्या किया जाता है, उनके अंडाशय को यानी कि ओवरी से अंडा को निकाल करके वहाँ से अंडे को प्राप्त करके और पुरुष के एक तरफ महिला के अंडाणु से अंडा निकाल करके और एक तरफ पुरुष से शुक्राणु निकाल करके दोनों को कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में निषेचित किया जाता है, निषेचित कराया जाता है। और वो जो निषेचित जब हो जाता है वो अंडा, तो वो भ्रूण का रूप ले लेता है। क्या होता है? भ्रूण का रूप ले लेता है। और ये इस भ्रूण को वापस अब ये महिला के गर्भाशय में यहाँ पे डाल दिया जाता है। उसके बाद में ये जो गर्भाशय में डाल दिया जाता है उसके बाद में वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को बाद में जन्म देती हैं। तो इस प्रक्रिया को IVF कहा जाता है। ये प्रक्रिया होने में ध्यान रखेंगे कि लगभग 3 सप्ताह का समय लग जाता है। 3 सप्ताह में ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आपने इतनी सारी जानकारी प्राप्त करी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? यानी कि भूत कोला एक नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है ये पूछा जा रहा है। तो भूत कोला का संबंध कर्नाटक राज्य से है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है
1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, वुड डिस्पैच डैश से संबंधित था। तो यहाँ पे वुड डिस्पैच के बारे में पूछा जा रहा है कि किससे संबंधित था। तो वुड डिस्पैच क्या था, बेसिकली शिक्षा नीति से संबंधित था। वो 1854 में भेजा गया था। यहाँ पे इसमें क्या बताया गया था कि यूरोपीय शिक्षा को भारतीयों के द्वारा अपनाने का प्रस्ताव इसमें भेजा गया था, ताकि उनको व्यापार करने में या फिर यहाँ भारतीयों से कोई काम करवाने में सहायता प्रदान हो, यानी कि उसको हेल्प मिले। इसीलिए ये वुड डिस्पैच की नीति भेजी गई थी कि भारतीयों को यूरोपीय शिक्षा से अवगत कराया जाए। अब उस समय ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब वुड डिस्पैच आया था तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पे गवर्नर जनरल थे जब भारत में वुड डिस्पैच भेजा गया था। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है। तो भारत का अगर यहाँ पे वर्ल्ड मैप अगर आप देखेंगे, वर्ल्ड मैप देखेंगे तो भारत के पड़ोसी देश जो नेपाल है ये भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित ये नेपाल है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के पूरब में कौन स्थित है, पश्चिम में कौन स्थित है और उत्तर में और दक्षिण में कौन स्थित है। तो उत्तर में तो नेपाल आ जाएगा, उसके बाद में पूरब में देखें तो बांग्लादेश और नीचे उसके म्यांमार आ जाएगा। फिर नीचे देखें तो श्रीलंका, यानी कि दक्षिण में देखें तो श्रीलंका और पश्चिम में यहाँ पे देखें तो पाकिस्तान आ जाएगा। तो इतना सारा बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में कि पाकिस्तान कहाँ पे स्थित है। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया था। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसे तोड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, वो कौन सा मुगल सम्राट था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा था, वो तोड़ नहीं पाया था। अब यहाँ पे एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये कहाँ स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में। और अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर अब संभाजी नगर कर दिया गया है, संभाजी नगर कर दिया गया है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि औरंगाबाद का अब नया नाम क्या हो गया है, संभाजी नगर हो गया है। तो इस जिले में कैलाश मंदिर स्थित है जो एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित है। अब अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि एलोरा की जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो निर्माण यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। और उस समय जो निर्माण कराए थे वो शासक थे कृष्ण प्रथम। यहाँ पे कृष्ण प्रथम जो थे उन्होंने इसका निर्माण कराया था 757 ईस्वी से लेकर के 783 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। और ये जो औरंगजेब था इसने 9 अप्रैल 1669 को इसको तोड़ने का फरमान जारी कराया था। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि 1669 में औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी कराया था। तो इस क्वेश्चन से आप इतना सारा बात ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को डैश कहते हैं। यानी कि जब कोई नदी आ रही है और जब ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या होता है कि मोड़दार मार्ग में, यानी कि ऐसे ऐसे करके ये बहने लगती है। तो यही पूछा जा रहा है कि नदी के इन्हीं मोड़ों को क्या कहते हैं। यानी नदी अगर ऐसे ऐसे बह रही है तो इस मोड़ को क्या कहते हैं, तो इस मोड़ को विसर्प कहते हैं। विसर्प यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं मिएंडरिंग, मिएंडरिंग कहते हैं, मिएंडरिंग यानी कि विसर्प कहते हैं। तो नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है और जब टेढ़ा मेढ़ा या फिर ये सर्पीली आकार में है, सर्पीली मार्ग पे जब ये गमन करती है नदी, तो उसे कहते हैं विसर्प। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं,
यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो हम सब जानते हैं कि पत्ती में जो हरा वर्णक होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल बेसिकली क्या होता है, एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। प्रोटीन युक्त क्या है, ये जटिल रासायनिक यौगिक है। जटिल रासायनिक यौगिक है, ये ध्यान रखेंगे। और कैसा है, ये प्रोटीन युक्त है। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस क्लोरोफिल में कौन सी यहाँ पे धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है प्रोटीन युक्त रासायनिक ये यौगिक है और उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है। तो भारत में मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार 2023 में ये भारत का 13वां मतदाता दिवस मनाया गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इस बार का मतदाता दिवस जो था वो 13वां मतदाता दिवस मनाया गया है। अब इस मतदाता दिवस 2023 का थीम भी किसी परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये थीम इसका क्या था, इस बार का जो थीम था वो था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। यानी कि इसका हिंदी क्या हो गया कि वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। हिंदी हो गया वोटिंग बेमिसाल है, मैं वोट अवश्य देता हूँ। तो इतना बात आप ध्यान रखेंगे। ये 2023 का थीम था इस बार का। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 24 फरवरी को दिया गया है कि 24 फरवरी ऑप्शन में दिया गया है। तो 24 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो 24 फरवरी को मनाया जाता है सेंट्रल एक्साइज डे। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है, यानी कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे 26 मार्च का भी एक डेट दिख रहा है। तो 26 मार्च को भी यहाँ पे हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग हुआ था, इसलिए 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। एसएससी के एग्ज़ाम में हमारे पड़ोसी देशों से भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 मार्च को मनाया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसके डैश हैं। तो एक कोई बैंक है, उसका जो मुख्य देनदारी जो होगा वो जो जमा किया हुआ राशि होगा वहीं तो देगा, वो देनदारी कहलाएगा उस बैंक का। यानी जो भी जमा राशि वो स्वीकार किया होगा वो कभी न कभी वो अपने ग्राहक को उसे देना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि मुख्य देनदारी इसके जमाए हैं। तो यहाँ पे जो स्टॉक है उसके पास जो सेविंग है वो कहलाता है मुख्य देनदारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1965 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तकी थी। तो ये मृणालिनी साराभाई ये जो थी भरतनाट्यम की एक जानी मानी नर्तकी थी। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की जानी मानी नृत्यांगना थी मृणालिनी साराभाई। ये बात ध्यान रखेंगे। अब ये मृणालिनी साराभाई को 2 पुरस्कार मिले हैं। एक तो 1965 में पद्म श्री मिला है और दूसरा 1992 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है, जो कि यहाँ पे तीसरे नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पे अगले एग्जाम में आपसे हो सके ये पूछा जा सकता है कि मृणालिनी साराभाई को कौन से पुरस्कार मिले हैं अब तक के हाईएस्ट पुरस्कार में, तो उनको पद्म पुरस्कार मिला है 1992 में। ये बात ध्यान रखेंगे। और ये मृणालिनी साराभाई जो थी ये विक्रम साराभाई की पत्नी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जून 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमेंट्स विजन 2025। पेमेंट विजन 2025 जो था ये भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। तो इसमें पेमेंट में होने वाले सुविधा और पेमेंट आसानी से किया जा सके उसके बारे में कुछ बातें बताई गई थी इस रिपोर्ट में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेमेंट विजन्स 2025। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस भारतीय संगीत हस्ती को पहचानिए। अब यहाँ पे दे दिया गया कि इनके तत्वाधान में एक शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी थी। तो शहनाई का जब भी बात आता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के वादक थे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के लिए जाना जाता है और उन्हें 2001 में भारत सरकार के द्वारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला, तो 2001 में मिला था। बिस्मिल्लाह खां की अगर बात करें तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के भोजपुर जिले के डुमराव गांव में हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे, भोजपुर जिले के डुमराव जगह पे हुआ था। और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुआ था। 21 अगस्त 2006 को इनका निधन हुआ था। अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि इनके बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का नाम कमरुद्दीन था। कमरुद्दीन था। जिस तरह से एसएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई ठीक नहीं है कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था। तो ध्यान रखेंगे कमरुद्दीन था इनके बचपन का नाम। और बिस्मिल्लाह खां के अगर उस्ताद के बारे में अगर देखें, यानी कि इनको जिन्होंने शहनाई सिखाया था तो वो इनके मामा थे। उनके मामा का नाम क्या था? अली बख्श बिलायती। अली बख्श बिलायती। ये बात आप इतना सारा ध्यान रखेंगे कि इनके जो गुरु थे उनके मामा ही थे, जिनका नाम था अली बख्श बिलायती। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इटली की प्रधानमंत्री जो बनी है जॉर्जिया मेलोनी, वो पहली महिला प्रधानमंत्री है अब तक के इतिहास में, इटली के इतिहास में। तो ये बात ध्यान रखेंगे, इटली हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे ये जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे जितने भी ये कंट्री दिए हैं इनके हम कैपिटल और करेंसी के बारे में भी देख लेते हैं। तो स्पेन की जो राजधानी है वो है मैड्रिड। ध्यान रखेंगे स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और यहाँ पे मुद्रा जो चलती है, करेंसी जो चलती है वो यूरो चलती है। उसके बाद में यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव। और यहाँ पे जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा है, वो है यूक्रेनियाई रिविनिया। यूक्रेनियाई रिविनिया यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, यूक्रेनियाई रिविनिया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो है। और इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की भी मुद्रा जो है यूरो ही है। तो स्पेन की राजधानी हो गई मैड्रिड और यहाँ पे यूरो हो गया इसका मुद्रा। यूक्रेन की राजधानी क्यू और यहाँ पे मुद्रा क्या हो गया? यूक्रेनियाई रिविनिया। रिविनिया क्या है? इंग्लिश में इसको लिखते हैं HRYVNIA। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो हैं ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में, भारत के जो पश्चिमी घाट हैं यहाँ पे बहुत सारे मात्रा में ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई
क्या होती है। तो टेबल टेनिस जब भी खेला जाता है तो यहाँ पे ये टेबल है, टेबल टेनिस खेलने के लिए तो ये नीचे ज़मीन से कुछ नीचे होगा और ये क्या है, टेबल की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई होती है वो 274 सेंटीमीटर होती है और यहाँ पे जो चौड़ाई होती है 152 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखेंगे 152 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। और ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे रहती है, तो ये 76 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे ये होती है। तो तीनों यहाँ पे बात हमने देखा। यहाँ पे लंबाई कितना हो जाएगा 274 सेंटीमीटर, चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 76 सेंटीमीटर। तो तीनों बात आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे डैश कहते हैं, यानी कि डैश कहलाता है। तो जो प्रतिबिंब पर्दा पे उतारा जाता है उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक आभासी और एक वास्तविक। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे पर्दे पे उतारा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से 3 मोटे अनाज हैं और बाकी एक मोटे अनाज नहीं है। तो मोटे अनाज नहीं है, यहाँ पे गेहूं है। गेहूं जो है मोटे अनाज के अंतर्गत नहीं आते हैं। मोटे अनाज में मुख्य रूप से ज्वार, रागी, बाजरा, उसके बाद में ये जो तीनों हैं ये आ जाते हैं मोटे अनाज में। तो ध्यान रखेंगे मोटे अनाज में गेहूं नहीं आएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को सामान्यतः डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि ये पूछा जा रहा है कि किसी भी राष्ट्र में जो काम करने के लिए एलिजिबिलिटी होती है, कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी खाद्यान्न वगैरह में, तो वो काम करने की जो एज लिमिट होती है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये एज लिमिट होती है 15 से 59 वर्ष के बीच में। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी भी कारखाने या फिर होटल वगैरह में काम करने पे हमारे देश में प्रतिबंध है। और यहाँ पे जो काम करने का जो उम्र है वो 15 से 59 वर्ष के बीच है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 44 में किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे अभी चर्चा भी हो रही है कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए, इम्प्लाई किया जाए। अब देखिए कब तक ये लागू होता है। इसके लागू होने से क्या होगा कि जो भी मतलब कानूनी अधिकार है, अभी क्या है कि हर एक धर्म के लिए अलग अलग अधिकार है, अलग अलग कानून है, लेकिन इसके लागू होने से सभी धर्म के लिए एक समान अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार नागरिकों को मिलेगा। तो इससे देश में बहुत फ़ायदा होगा। और अभी यहाँ पे देखें तो गोवा में ये यूसीसी अभी लागू है, गोवा में यूसीसी लागू है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा राज्य में लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन होगा। यहाँ पे है हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में मनाया जाता है और ये हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिन चलने वाला ये त्यौहार है। ये भी सवाल पूछा जा चुका है एग्जाम में कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिनों तक चलता है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा जो राजधानी है वहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 10 दिनों तक चलती है और ये 10 दिनों तक कब चलती है, इसका डेट है 1 से 10 दिसंबर के बीच में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये थे MTS 2022 के एग्ज़ाम जो 23 में हुए थे, मई में हुए थे। 2 मई के 3rd शिफ्ट का हमने क्वेश्चन यहाँ पे देखा। अब मिलते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।